आज हम ई-स्पोर्ट्स में चलते टॉप 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, चीटिंग से लेके गेम बैन्स तक। नेशनल सिक्योरिटी का अगर सवाल होगा, सोच समझ के डिसीजन ले होगा, ऐसे ही टाइम पास में डिसीजन तो लेते नहीं है। ई-स्पोर्ट्स अभी भी नया है, लेकिन सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। Gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. नए इंडस्ट्री में नई मुश्किलें तो होंगी ना, लेकिन पहला कदम है इन मुश्किलों को पहचानना, और आज हम वही करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, बेईमानी यानी कि चीटिंग। ई-स्पोर्ट्स चाहे जो भी गेम में हो, चीटिंग एक ट्रेंड बन चुका है जो सबको नुकसान पहुंचाता है। इस हफ्ते भी वैलोरेंट इंडोनेशिया चैलेंजर स्प्लिट 1 के चलते कोई चीटिंग करते रंगे हाथ पकड़ा गया। Netflix.exe नाम का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है। ये प्लेयर कौन है एग्जैक्टली वो नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल्स ने कुछ शेयर नहीं किया है, और मामला सामने तब आया जब मैच के बीच इनका कोई प्लेयर डिस्कनेक्ट हुआ और टीम डिस्क्वालीफाई होगी। फिर पता चला कि प्लेयर के पीसी पे ऑडियो सॉफ्टवेयर के फोल्डर में छुपा हुआ था ये Netflix.exe। साथ साथ एक टेक्स्ट फाइल भी था जिसमें राइट वैनगार्ड एंटी चीट सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के इंस्ट्रक्शंस भी थे। इस घटना ने वैलोरेंट इंडोनेशिया कम्युनिटी में आग लगा दी। टोक्यो रिवेंजर्स की तरफ से एक बयान आता है कि उनका प्लेयर माइका पहले चीट करता था, लेकिन अब कोई इलीगल प्रोग्राम नहीं इस्तेमाल करता है। आई डोंट नो अबाउट दैट। ये घटना में फिर से वापस ले जाता है वही Word.exe की तरफ, जब ऑप्टिक इंडिया के फॉरसेकन ने CSGO के एक्सट्रीम लैंड 2018 टूर्नामेंट में दुनिया भर के सामने चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। और पिछले ही हफ्ते BGMI में टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स पे एलिगेशंस लगे थे। उसके पहले सुनामी, अरे ये तो भेजूंगा मैं मैनेजमेंट को, तुमको क्यों भेजूं? उसके पहले गॉडबॉट, उसके पहले सैगी। भाई कहानी इट नेवर एंड्स। पैराट्रूपर्स के प्लेयर्स एक्स-हेड याद है जो TEC इनविटेशनल में डिस्क्वालीफाई हुए। उस दिन मैं बहुत ट्रिगर हुआ जब हैकर की वजह से मेरा रेडिएंट गेम था वो लूज हुआ। मैं लोग ऐसे ऐसे आके कर रहे तो मेरा भी थोड़ा मूड फ्रेश कर निकली, तो मैंने एक दिन का खरीद लिया। चलो मैं मानता हूं, मैं कन्फेस करता हूं कि ये चीज गलती थी मेरी। इसके लिए सिर्फ एक्स-हेड को ही नहीं, बल्कि पूरी पैराट्रूपर्स की टीम और बिंग्स दोनों को 6 महीने से प्रो प्ले का बैन मिला था। फॉरसेकन इंसिडेंट के बाद ऑप्टिक कभी लौट के वापस नहीं आई और पैराट्रूपर्स का नामो निशान मिट गया। मेरी विनती है यार हर प्लेयर से जो ये देख रहा है, नेटफ्लिक्स और चिल करने का इरादा हो तो इस इरादे पे 100 बार विचार करो प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 4, ई-स्पोर्ट्स विंटर। पता है सोशल मीडिया हर चीज को चकाचौंध दिखाता है, मानो पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन गौर से ई-स्पोर्ट्स में झांक के देखो तो सच्चाई दिखती है। सच्चाई यही है कि 1% के अलावा कोई अमीर और मशहूर नहीं बनता। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट हर फील्ड में होता है। क्यों? कड़ा सच लगा ना, यही है ई-स्पोर्ट्स की रियलिटी। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ राहुल भाई वो सब ठीक है, लेकिन ई-स्पोर्ट्स विंटर आखिर किस खेत की मूली है? बताता हूं। ये वो टाइम है जब टीम्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, पब्लिशर्स सबको फाइनेंशियल ठंड महसूस होने लगती है। टीम्स को देखे तो पैसा मोस्टली स्पॉन्सरशिप से आता है, लेकिन जब स्पॉन्सर्स ई-स्पोर्ट्स में वैल्यू नहीं देख पाते, व्यूज से उनके प्रोडक्ट या सर्विस का सेल्स नहीं हो पाता, तो वो भी धीरे धीरे पैसे डालने से इनकार कर देते हैं। और फिर रिसोर्सेज ना होने के चक्कर में बड़ी ई-स्पोर्ट्स टीम्स अपने प्लेयर्स को टाटा बाय बाय बोल देती है, उनको गुड बाय कर देती है। क्यों? बीते हुए साल में वैलोरेंट चैंपियंस हुआ, इविल जीनियस 11,500 लोगों के पैक स्टेडियम के सामने जीती, $1 मिलियन का प्राइस पूल भी उठाया। लेकिन फिर क्या हुआ? चैंपियनशिप खत्म होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर EG की CEO ने जॉब छोड़ दी। उसके बाद पता चला वो चैंपियनशिप विनिंग रोस्टर को 50% पे कट मिलेगा। तब से लेके आज तक EG ने अपने लीग ऑफ लेजेंड्स चैंपियनशिप सीरीज स्लॉट बेच दिया। वैलोरेंट में वही चैंपियनशिप रोस्टर के प्लेयर्स अब दूसरे टीम्स में खेल रहे हैं। सिर्फ EG ही नहीं, 100 Thieves भी। दिसंबर 2021 में $460 मिलियन के वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर से पैसे लिए। पिछले नवंबर 20% वर्कफोर्स काटना पड़ा। फेस क्लैन का तो IPO हुआ था ना, क्या हुआ? $1 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अभी 17 मिलियन की हो चुकी है। एनीवे नेवर माइंड, 17 से 35 हो गया था बीच में। हाल ही में इस हफ्ते ट्विच, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड और रायट गेम्स, जिसमें ट्विच ने 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, माइक्रोसॉफ्ट ने 1900 एम्प्लॉइज और रायट गेम्स ने 530 एम्प्लॉइज को एक झटके में टाटा बाय बाय बोल दिया। ये ई-स्पोर्ट्स विंटर की प्रॉब्लम सिर्फ टीम्स को ही नहीं, प्लेटफॉर्म और पब्लिशर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। और इस नए युग में जीतने वाले नहीं, सर्वाइव करने वाले सिकंदर कहलाते हैं यार।
प्रॉब्लम नंबर 3, ई स्पोर्ट्स लोगों को समझ नहीं आता। दरअसल ये सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से नहीं होता, ये झूठे खबरों की वजह से भी होता है। एक आंटी ने ऑनलाइन गेमिंग से 2 करोड़ रुपए जीत लिए। इतना इजी होता गेमिंग में पैसे कमाना तो ब्लिजर्ड, ट्विच, राइट, उन्हें भी बोल दो यार, वो भी बेचारे थोड़े बहुत कमा लेंगे। पिछले कई सालों में गैम्बलिंग और फैंटेसी वेबसाइट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। यहां तक तो इनमें से एक कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करने लगी है पिछले साल से। लेकिन ये गेमिंग नहीं है, ये एक गेम ऑफ चांस है, गैम्बलिंग है। BGMI, वैलोरेंट, CODM, CSGO, ये सारे गेम्स गेम ऑफ स्किल है। दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज करके गवर्निंग बॉडीज को मूर्ख बनाने की साजिश है बस ये। प्रॉब्लम ये है कि लोग गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच का फर्क नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से दोनों सेम है एकदम। इसीलिए आप जब अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना कि गेमिंग कैफे जाना है, उन्हें लगता है कि हम कोई स्लॉट मशीन या कैसीनो खेलने जा रहे हो। और उनको सच्चाई कहो तो आपके माँ बाप समझ ही नहीं पाते कि मेरा बेटा जाके एक दिन स्टेडियम में खेलेगा हजारों लोगों के सामने। एक गेमर होने के नाते हमारा कर्तव्य है सबको याद दिलाना कि रम्मी, फैंटेसी ये सब गेमिंग नहीं, गैम्बलिंग है। इससे गेमिंग या ई स्पोर्ट्स बुलाना बिल्कुल गलत है। गेमिंग में मेहनत, लगन और हुनर की बहुत जरूरत है यार, बिल्कुल क्रिकेट या फुटबॉल या और कोई भी स्पोर्ट की तरह। अगली बार आपसे कोई ई स्पोर्ट्स के बारे में पूछे तो उन्हें सही जानकारी देके उन्हें समझाने में मदद कीजिए यार, और कुछ नहीं तो सही उन्हें ये वीडियो दिखा दो। प्रॉब्लम नंबर 2, गेम बैंस। सोचो फ्राइडे की रात है, हाथ में ग्लास है, ग्लास में शरबत है, वॉइस चैट में आपके दोस्त बैठे हैं और गेम खेलने का प्लान बन रहा है। वाह, लेकिन जब आप गेम स्टार्ट करते हो कुछ भी नहीं होता, गेम बैन हो चुका है। क्या बैन हो गया? कुछ याद आया, हम ये जीत चुके हैं ऑलरेडी 3 बार। PUBG, BGMI और फ्री फायर इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं तीनों गेम्स। ये गेम्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बैन हुए थे। एक तो ऑफ कोर्स PUBG के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंस था टेंसेंट की वजह से, और दूसरी चीज उस ऐप में एक पोटेंशियल डेंजर था। मतलब अभी दिक्कत नहीं थी बट आने वाले फ्यूचर में उसमें दिक्कत हो सकती थी, और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी गवर्नमेंट, और एक प्रिवेंटिव मेजर आप इसको बोल सकते हो। बैन का असर फैंस, एथलीट्स, क्रिएटर्स और उन लोगों पर जो ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, प्लेटफॉर्म्स, सारे लोगों पे पड़ा है यार। और सोचो क्या बीती होगी उन पे, रातों रात उनसे अपनी रोजी रोटी छिन गई। यार हमको भी बुरा लग रहा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमको नहीं बुरा लग रहा है, हमको भी दिल से बहुत बुरा लग रहा है। बट नेशनल सिक्योरिटी का अगर सवाल है तो भाई ये जो डिसीजन है तो सही है। जो भी है कंट्री के सेफ्टी के लिए है। वी ऑल रेस्पेक्ट ऑल द डिसीजन टेकन बाय द कंट्री फॉर अस। चलता है ब्रो, PUBG क्या गेम है, बंद कोई दूसरी गेम लाएंगे, साथ में खेलेंगे। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये पहले हो चुका है तो आखिर फिर से हो सकता है यार। फ्री फायर केस में तो भाई गेम अभी तक वापस आई ही नहीं है। ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर तब तक अनसर्टन रहेगा जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि गेम बैन नहीं होती, या कम से कम दूसरे गेम्स आकर BGMI को टक्कर नहीं देते, क्योंकि BGMI अभी देश का सबसे बड़ा गेम हो गया है। ये समस्या को समझना और उसका समाधान ढूंढना जरूरी है ताकि हम ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर सिक्योर कर पाए यार। प्रॉब्लम नंबर 1, स्कैम्स यानी धोखेबाजी। जी हाँ, ई स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री की नासमझ का फायदा उठाते हैं और नीयत बुरी होती है उनकी। कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के नाम पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ढेर सारे व्यूज बटोर लेते हैं, बदले में प्राइस पूल का वादा भी करते हैं और प्लेयर से रजिस्ट्रेशन फी भी उठा लेते हैं। पर जब समय आता है प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट करने का तो ये धोखेबाज गायब हो जाते हैं। वैसे ही ऑग्स भी हैं जो स्लॉट का कैंडी देते हैं और फिर बोलते हैं प्लेयर्स तुम आके खेल लो हमारी टीम में, लेकिन जब भी प्राइस पूल स्प्लिट करने का टाइम आता है या सैलरी देने का टाइम आता है तो सीधा गुम। प्लेयर्स के बारे में भी सुना है जो एक ऑग से दूसरे ऑग से तीसरे ऑग से चौथे ऑग में ज्वाइन कर लेते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट को कोई मायने देते हुए। ई स्पोर्ट्स में धोखेबाजी की समस्या उतनी ही बड़ी है जितनी किसी और इंडस्ट्री में। ई स्पोर्ट्स जितनी तेजी से आगे बढ़ते जाएगा, इन स्कैमर्स का भी नेटवर्क उतना ही बढ़ते रहेगा। डिटेल्स में घुसेंगे तो भाई लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए अगला वीडियो टॉप 5 स्कैम्स इन इंडियन ई स्पोर्ट्स होने वाला है, जहां मैं आपको जाने माने हर स्कैम के बारे में बताऊंगा और आप इस धोखेबाजी से बच कैसे सकते हो वो भी बताऊंगा। लेकिन अगले वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल पे, और ये वीडियो अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, ई स्पोर्ट्स में घुसने वाले हर बंदे के साथ शेयर करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।